नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का, जो हम बसंत पार्ट 2 एनसीईआरटी हिंदी, जो मैंने पहले इसके 3 वीडियो डाल दिए हैं। अब लास्ट एंड चौथा वीडियो है ये। और आपने अगर 3 वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये मैंने डाले हैं आपकी परीक्षा से रिलेटेड कुछ अनुमानित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में काम आ सकते हैं। तो छात्रों, आज जो हम अध्याय 19 से 20 के अनुमानित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर करेंगे और भाषा की बात। तो चलो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस अनुमानित बजट को अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो जो अनुमानित बजट आपने तैयार किया ही था, आपका एक प्रश्न ये भी था, अनुमानित बजट से संबंधित भी आ सकता है, या फिर वो अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। गांधी जी बड़े अभियान का संचालन कर रहे थे और उनसे मिलने के आने वाले लोगों का जो तांता लगाता था, भीड़ इकट्ठी होती थी, उनको मिलने आते थे लोग देश विदेश से। तो बहुत सारे लोग आते थे आश्रम में, उन सब की भगत उनका वेलकम, उनका खाने पीने का सारा प्रबंध, आश्रम के संचालन के लिए एक बजट अनिवार्य था। तभी उन्होंने ये अनुमानित व्यय का अनुमानित बजट बनाया है। तो गांधी जी ने लोगों को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया था कि आत्मनिर्भर स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हों। तो इसी बात पर जोर देते थे बच्चों गांधी जी ज़्यादातर। और उनका एक उद्देश्य था कि हम सभी स्वावलंबी बने और अपने काम स्वयं करेंगे, तभी हम तन मन और दोनों से स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, तो यही तो है संसार में टेंशनें एक दूसरे के कार्य की। हम ज़्यादातर हमारी जो मानसिक तनाव का जो शिकार है वो एक दूसरे के काम ही है, हमारे अपने काम नहीं। हम अगर अपनी लाइफ जिए ना तो बहुत खुश रहेंगे। अपना कार्य अपने आप करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सारे ही एक दूसरे पर बोझ नहीं बनते हैं तो अवश्य ही ये महात्मा गांधी का सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि लोगों को एक दूसरे के काम की ही टेंशन रहती है। माँ को बच्चे की टेंशन, बच्चों को पापा की टेंशन, मम्मी की टेंशन, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि इनका क्या होगा। परंतु जब बच्चे भी अपने बारे में सोचेंगे कि हमें कुछ बनने के लिए कुछ करना है और हमारे मम्मी पापा ऐसे गाइडलाइन करते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात सिद्ध होगी। हर कार्य अपने आप करना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के आश्रम में कितने रसोई घर बनवाना चाहते थे? जब आश्रम के लिए बजट तैयार किया तो उन्होंने लिखा था कि 4 रसोई घर किचन बनवाना चाहते थे वो आश्रम में। गांधी जी के अनुसार आश्रम में प्रति माह एवरी मंथ कितने अतिथि आने की संभावना थी, कितने गेस्ट, हाउ मैनी गेस्ट वहाँ आने की संभावना थी। वो कितना सोचते थे कि कितने अतिथि गेस्ट आ सकते हैं। 10, एक महीने में कम से कम 10 अतिथि आ सकते हैं। तो गांधी जी आश्रम में कितनी पुस्तकों की व्यवस्था करना चाहते थे? तो वह 3000 पुस्तकों की व्यवस्था करना चाहते थे। 3000 वो पुस्तकालय बनाना चाहते थे और वहाँ पर 3000 पुस्तकें रखना चाहते थे। तो ये थे कुछ अनुमानित प्रश्न आश्रम वाले लेसन के। और अब एक लेसन और है 20वां, विप्लव गायन कविता है। तो उसके सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी एंठ ही है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। मैंने इस कविता को
सप्रसंग व्याख्या सहित भी डाला हुआ है वीडियो। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, उससे ये सारी कविता समझ में आ जाएगी। एक एक लाइन का सरलार्थ और अर्थ उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इस पंक्ति का भाव बताना है छात्रों। इन पंक्तियों का भाव ये है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति क्या करना चाहता है, सावधान करना चाहता है, और वीणा से कोमल स्वर निकालने की बजाय कैसे स्वर निकालने का वो बता रहा है कि कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी जो उंगलियों की मिजरावें टूटकर गिर गईं, जिससे कि उसकी उंगलियां क्या हो गई, ऐंठ कर घायल हो गईं। मीन वहाँ पर चोट आई और उसकी उंगलियां जो थी इतने ज़ोर से वो उंगली स्वर निकालता है उसमें से, किसमें से, वीणा में से, कि उसके जो उंगलियां थी वो घायल हो गई थी। ठीक है बच्चों, कवि ऐसा क्यों सोचता है कि वह संघर्ष करते करते थक चुका है। अब कविता में एक जगह आया है कि कवि जो है, कविता को पढ़कर ही हमें ऐसा लगता है कि कवि वह संघर्ष करते करते थक चुका है। तो क्यों ऐसा लगता है, कवि ऐसा इसलिए सोचता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कवि आएगा, प्रिंटिंग रॉन्ग है, कवि राइट पोइट के लिए यूज़ किया है। ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि सितार बजाते बजाते उसकी उंगलियां जो थी ऐंठ गई थी, मीन अकड़ गई थी। जिस वीणा के द्वारा लोगों में क्रांति के भाव संचार करना चाहता है, उसके तार भी टूट गए हैं। अब वो उस वीणा के माध्यम से लोगों को क्रांति का स्वर उत्पन्न करने के लिए बोल रहा है, वो संचार कर रहा है लोगों में। कई बार हमें कोई पोइम पढ़कर, जैसे हम रानी झांसी लक्ष्मीबाई की पोइम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो है एक वीरता का एहसास होने लगता है उन्हीं पोइम को पढ़कर। तो उसी प्रकार जब कवि जो है ऐसी तान लगाता है, ऐसा संगीत छोड़ता है उस वीणा से कि वो सोचता है कि लोगों के अंदर क्रांति की विचारों का, भावना का संचार हो जाए। तो उसी सोच से और उसकी वीणा से तार भी टूट गए हैं। इसी से हमें पता चलता है कि वो संघर्ष करते करते थक चुका है। कवि कविता में बार बार सृजन की बात क्यों कर रहा है। सृजन मीन नव परिवर्तन करके एक नया संसार बनाना चाहता है। सृजन करना मीन उत्पन्न करना, कोई नया बदलाव करके कुछ नया उत्पन्न करना। तो उसी को कहा गया है कि क्यों करना चाहता है। कवि कविता में सृजन के द्वारा जड़ता का समूल नाश कर निर्माण का स्वर फूंकना चाहता है। मीन वो जो पहले की पुरानी रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको जड़ता से ही नाश कर देना चाहता है और उसमें क्या करना चाहता है, नया निर्माण कर का स्वर जो है फूंकना चाहता है। मीन नया निर्माण करने का स्वर उसमें डालना चाहता है। सृजन की बात ही नहीं होगी तो जड़ता कैसे ख़त्म होगी। अगर हम कुछ नया करने की ही नहीं सोचेंगे तो हमारे जो पुराने विचार हैं वो कैसे ख़त्म होंगे। उनका यही है कहने का भाव, और नए भारत के निर्माण की सोच भी समाप्त हो जाएगी। अगर हम कुछ नई सोच नहीं रखेंगे तो हमारे जो है हमारे जो भारत के निर्माण की सोच भी समाप्त हो जाएगी। सृजन नहीं होगा तो विश्व हमें संकीर्णताओं में जकड़ा हुआ ही कहेगा। मीन हम भी उन्हीं कृतियों में फंस गए जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग फंसे थे, जो भी उन लकीर के फ़कीर बन गए। जैसे यही कहना चाहता है कवि अपने इन पंक्तियों के माध्यम से। तो हमें उन कुरीतियों से बाहर निकलना है। उनसे निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, सृजन करना होगा, कुछ नया सोचना होगा, तभी हम इससे बाहर निकलेंगे और नितांत अकेले हो जाएंगे। मगर इस सब का संघर्ष करने के लिए तो हमारे साथ तो ग्रुप तो बनता ही नहीं है, तो हम इस संघर्ष में अकेले ही हो जाएंगे। जब हम किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो पहले हम अकेले ही होते हैं। ठीक है छात्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप परीक्षा में आप लिख पाओगे।
तो विप्लव गायन कैसी कविता है? अब कैसी कविता लगी आपको ये विप्लव गायन? तो कैसी कविता है ये? इसमें क्या बताया गया है? जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की गतिशीलता होनी चाहिए, विकास होना चाहिए और नई पुरानी कुरीतियाँ जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, जड़ से ही ख़त्म होनी चाहिए, ये बताया गया है विप्लव गायन कविता में। ठीक है। विप्लव गायन में रूढ़ियों के विरुद्ध किसका गायन किया गया है? अब विप्लव गायन कविता में रूढ़ियों के विरुद्ध किसका गायन किया गया है? क्रांति का गायन किया गया है। किसका? क्रांति का। तो परिवर्तन का बिगुल बजाकर कवि क्या करना चाहता है? तो यहाँ पर बच्चों मैंने लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं। अपनी गैस के अनुसार आपको ये अपनी परीक्षा में ज़रूर पढ़ के जाना है और पूरा अध्याय भी पढ़ के जाना है, ताकि आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सको अपनी परीक्षा में, और अधिक से अधिक मेहनत करना है बेटा। परिवर्तन का बिगुल बजाकर कवि क्या करना चाहता है? क्या करना है? समाज में नई चेतना का उत्पन्न करना चाहता है। नया सवेरा, नया चेतना उत्पन्न करना चाहता है। ये समाज में परिवर्तन करना चाहता है कवि, है ना। कवि किसका बिगुल बजाना चाहता है? अब बिगुल किसका बजाना चाहता है? बिगुल बोलते हैं ना कि सेल है बिगुल मीन बाजा, तो उसी की तरह ये कवि किसका बिगुल बजाना चाहता है? कविता में परिवर्तन का बिगुल बजा रहा है ना। बार बार कह रहा है कि कुछ नया करना है, सृजन करना है, मीन अपनी वीणा के संगीत के माध्यम से। कवि कविता में किस पर बल दे रहा है? किस पर बल दे रहा है? कवि कविता में नव निर्माण पर बल दे रहा है। नव निर्माण की बात कह रहा है कवि बार बार उसमें, कि नए भारत का निर्माण करना है ना। ठीक है बच्चों, इस कविता में के रचयिता कौन है? ये भी आपको एक ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 4 पंक्तियां दी होंगी, उसमें से प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी दिया जाता है आजकल। तो आपको हर तरीके से, आपको कविता पढ़ी होगी तो आपको हर प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा और भावार्थ भी आ जाएगा। जैसा भी प्रश्न पूछेंगे आपके अध्यापक, वैसा ही आप उत्तर लिख पाओगे। इस कविता के रचयिता जो हैं बालकृष्ण नवीन जी हैं, और कविता का क्या नाम है? विप्लव गायन। ठीक है। अब भाषा की बात भी दोनों पाठों की है ना, 19 का पाठ और 20 पाठ दोनों में जो भी था मेन मैंने अभी बता देती हूँ। काव्य में योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये आप देख रहे होंगे, योजक चिन्ह कैसे लगाया जाता है? मीन दो बातों के बीच, जैसे रिपीट हो रहा है ना, पुनरोक्ति हो रही है शब्दों में, तो उसमें बीच में कौन सा चिन्ह आता है? योजक चिन्ह कहते हैं उसको। ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि काव्यों को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये मेरी बात, कि काव्य को, जब हम कविता को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कविता में विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है छात्रों? अब विराम चिन्ह भी हम बार बार लगाते हैं, तो क्यों किया जाता है इस चिन्ह का प्रयोग? कविता में ये है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने या किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, मीन प्रकट करने के लिए किया जाता है। कविता में जो विराम चिन्ह है किस लिए प्रयोग किया जाता है? आगे बढ़ने या किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये कुछ हैं इत और इक और मूल शब्द बना वाले कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। इत भी प्रत्यय है, इक भी प्रत्यय है, और जो प्रत्यय हम लगाते हैं तो उसमें मूल शब्द भी होता है, हमारा होता है ना। तो उसी ढंग से मैंने ये 2-3 प्रश्न शब्दों के बनाए हैं। प्रमाणित शब्द जो है मूल, इसका मूल शब्द क्या है? प्रमाण से बना है प्रमाणित। तो इसमें प्रत्यय कौन सा लगा? इत।
इत। इसकी पहचान कैसे हुई? क्योंकि ये सेकंड लास्ट वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो हमने उसको छोटी ई को फिर से स्वर में चेंज किया, इत, है ना। तो प्रमाण धन इत क्या बना? प्रमाणित। द्रवित, द्रवित में मूल शब्द क्या है? द्रव्य, द्रव्य। और इसमें जो कौन सा प्रत्यय लगा? इसमें भी इत प्रत्यय लगा। मुखरित, मुखरित, तो इसका जो मूल शब्द है वो है मुखर, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? इत प्रत्यय लगा। ये थे कुछ इत प्रत्यय वाले शब्द, और अब ये हैं कुछ इक प्रत्यय वाले। संवैधानिक, संवैधानिक में मूल शब्द है बच्चों संविधान, और प्रत्यय कौन सा है? इक। इसमें क लगा है ना पीछे, तो छोटी ई की मात्रा इक ई में चेंज होगी, इक। दैनिक, दिन धन इक, इक प्रत्यय लगा है इसमें, दैनिक क्या बना? दैनिक। तो मूल शब्द है दैनिक में दिन। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में मूल शब्द है अध्यात्म, धन इक प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया? आध्यात्मिक। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज तो 7th का सारा ही सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया है। तो बच्चों आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने 8th का भी आगे सिलेबस तैयार कर दिया है आपके पढ़ने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।